नमस्कार। दिल्ली की रोज़ एवेन्यू कोर्ट ने बहुचर्चित शराब घोटाले के मुख्य आरोपी अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और आम आदमी पार्टी से संबंधित अन्य नेताओं को केस से डिस्चार्ज कर दिया। आम जनता, कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि डिस्चार्ज कर दिया, कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि उन्हें एक्विट कर दिया। तो सबसे पहले डिस्चार्ज क्या है और एक्विटल क्या है? डिस्चार्ज क्या होता है? जब किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उन आरोप को साबित करने के लिए एविडेंसेज इकट्ठा करती हैं और उन एविडेंसेज की एक फ़ाइल तैयार करके कोर्ट को भेजा जाता है। कोर्ट उन एविडेंसेज पर देखता है, उन पर चर्चा करता है और डिसाइड करता है कि प्राइमा फेसी क्या इन एविडेंसेज के आधार पर व्यक्ति पर आगे की कार्रवाई की जा सकती भी है या नहीं। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कुछ भी ऐसा मटेरियल एविडेंस नहीं है तो कोर्ट वैसे केस में व्यक्ति को ट्रायल के लिए नहीं भेजता है और केस से उस व्यक्ति को डिस्चार्ज कर देता है। सीआरपीसी के सेक्शंस 227 और अभी जो हमारी नई किताब आई है बीएनएस के सेक्शंस 250 में डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाई जाती है सेशंस ट्रायल्स के लिए। अब जो बात आती है कि एक्विटल क्या होता है, तो एक्विटल के केस में व्यक्ति के ऊपर चार्ज फ्रेम हो जाता है, उसके बाद उसे ट्रायल के लिए भेजा जाता है और ट्रायल में प्रोसिक्यूशन साइड और डिफेंस साइड अपनी अपनी बातें रखते हैं। प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेज को कोर्ट में साबित करने का, सही ठहराने का प्रयास करता है और डिफेंसेज उन एविडेंसेज को रिव्यू, खंडन करने का प्रयास करता है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि प्रोसिक्यूशन एविडेंसेज सही से नहीं साबित कर पाया, कोई भी ऐसा मटेरियल एविडेंस नहीं मिला, तो कोर्ट वैसे केस में व्यक्ति को जो है एक्विट कर देता है। सेशंस ट्रायल्स के केस में बीएनएस के सेक्शंस 255 में व्यक्ति को एक्विट कर दिया जाता है। एक्विटल के बाद व्यक्ति के ऊपर दोबारा से ट्रायल नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्चार्ज के बाद अगर फर्दर मटेरियल एविडेंस कुछ ऐसा मिलता है तो दोबारा से उस व्यक्ति के ऊपर चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। अब सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जिस केस के आधार पे किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया, किसी शिक्षा मंत्री को 2-2 साल तक जेल में रखा गया, वैसे केस में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी 2-2 साल तक के बाद भी मटेरियल एविडेंस नहीं रख पाई जिससे कोर्ट को ये लगे कि इसे ट्रायल के लिए भेजा जा सके। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? और हम उसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की रिपोर्ट के आधार पे, उन्हीं जांचों के आधार पे किसी व्यक्ति का राजनीतिक हत्या कर देते हैं, उस व्यक्ति को घोटालेबाज, चोर और ना जाने क्या क्या बोलने लग जाते हैं। तो हमें ये विचार करने की ज़रूरत है कि जो हमारे बीच खबरें पहुंचाने वाली एजेंसी है, मीडिया आखिर हमारे बीच कैसा खबर पहुंचा रहा है, मीडिया आखिर हमारे बीच कैसी बातें रख रहा है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ ये सवाल आज ज़्यादा करने की ज़रूरत है कि जो खबर मीडिया दिखा रहा है और जो खबर मीडिया छुपा रहा है, इनके बीच आप फ़र्क पहचानिए एक नागरिक होने नाते मीडिया से, क्योंकि मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी है और मीडिया को बहुत सारे प्रिविलेजेज आपके पैसे से, आपके टैक्स के पैसे से मिलते हैं, रिबेट मिलते हैं। तो हमें मीडिया से भी सवाल करने की ज़रूरत है। अब जो एक बात और है कि एक स्कैम हुआ था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, और एक हुआ लिकर स्कैम, और एक और स्कैम है IRCTC स्कैम। ये सारे स्कैम्स जो हैं पॉलिसीज रिलेटेड स्कैम हैं। मतलब इनमें मुख्य जो आरोप है वो ये है कि पॉलिसीज को ऐसे फ्रेम किया ताकि किसी पॉलिटिकल पार्टी को, विशेष पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा पहुंचाया जा सके या किसी व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। तो ये तीनों पॉलिसी रिलेटेड फ्रेम केस हैं। IRCTC स्कैम्स जो है वो टेंडर से रिलेटेड है, लिकर स्कैम है ऑलमोस्ट टेंडर से रिलेटेड स्कैम है। तो ऐसे केसेज में आखिर अरविंद केजरीवाल जी ने कैसे अपनी बात रखी कि उन्हें जो है डिस्चार्ज कर दिया गया, और लालू प्रसाद जी ने, या लालू प्रसाद जी के साइड से जो डिफेंस काउंसिल थे, उन्होंने अपनी बात कैसे रखी कि उनके ऊपर चार्ज फ्रेम हो गया। तो ये हमें आप कमेंट में बताइए, और साथ ही साथ अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। इस पर हम अगली बार वीडियो फिर बनाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।